सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाए या सॉल्व कैसे किया जाता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, 7 से 8 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा। हर एक इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो ऐसे ही अगर जाओगे तो आप पास नहीं, आप 50 में से 40 प्लस स्कोर कर लोगे ईजीली। ठीक है, अब यहाँ पे आपका स्टडी भी मैटर करता है, पढ़ाई कैसे करते हो तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो टिप नंबर 1 सबको पता है, वो ये है कि भाई आपको जो क्वेश्चंस हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं वो पहले अटेम्प्ट करो, जो टफ क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में अटेम्प्ट करो। ऐसे क्यों? इसका रीज़न होता है टाइम। आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, तो आपको जिन क्वेश्चंस को आप इजी लगता है और जिन क्वेश्चंस के ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो, हाँ भाई मुझे तो ये आता है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले सॉल्व करने हैं और जो क्वेश्चंस टफ हैं उनको लास्ट में सॉल्व कर लो। पहली चीज़ क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप ये आती है कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको जो क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंट नहीं हो कि भाई यही इसका डेफिनेटली 110% आंसर है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि अगर वो गलत हुआ तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट हो सकते हैं। हाँ, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उस केस में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, दो उसका आंसर गलत भी होगा तो भी आपके मार्क्स तो कट होने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा, पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो जो आप 110% श्योर हो कि हाँ भाई यही इसका आंसर है और ये इजी क्वेश्चन है, तो मैं पहले ये सॉल्व कर लेता हूँ। जो थोड़े क्वेश्चन टफ हैं उनको थोड़े मैं बाद में सॉल्व करता हूँ, इस तरीके से। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं वो है क्वेश्चन को समझना। रीड सब करते हैं लेकिन समझते नहीं है, क्योंकि टाइम कम होता है तो जल्दी करना होता है। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि आप 50 क्वेश्चंस दिए हैं तो 50 मत सॉल्व करो, राइट सॉल्व करो, लेकिन 40 ही करो, लेकिन वो राइट करो। तो आप जो है क्या करो भाई, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसे समझो और फिर उसके बाद उसे अटेम्प्ट करो। जो कि अधिकतर लोग सिर्फ जल्दी से पढ़ लेते हैं, एक तुक्का मारना है तो नीचे जो भी कोई एक ऑप्शन है उसे उसको टिक कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो जो भी कुछ क्वेश्चन है पहले से पढ़ो, फिर उसे समझो और फिर उसके बाद जो 4 ऑप्शंस दिखते हैं उसको जो है उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करो। तो ये जो है तीसरी इंपॉर्टेंट टिप थी जो मैंने आपको बताई। अब चौथी इंपॉर्टेंट टिप के बारे में बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट टिप है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो जय माता दी करते हैं। जय माता दी इन द सेंस, एक कुछ नहीं आ रहा होता तो एक पैटर्न ही फॉलो कर लो कि भाई ए बी 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 सी 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 डी डी या बी बी सी सी डी डी डी, ऐसे जो एक पैटर्न जो है फॉलो कर लेते हैं कि भाई तुक्का मार लेते हैं, जो सही होगा वो सही हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल मत करना, ये एकदम गलत चीज़ होती है। आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और ऐसे कोई भी पैटर्न में नहीं जाना है कि भी ए बी बी सी सी डी डी, ऐसे नहीं। आपने जो भी कुछ पढ़ा, जो भी आपने घर से पढ़ के आए हो, प्रैक्टिस की हो, तो आपको जो क्वेश्चन आप पढ़ते हो उसे थोड़ा शांत दिमाग से सोचो। आपको कुछ ना कुछ तो रिलेट हो ही जाएगा और उन 4 ऑप्शंस को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो भी आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स का आपका मतलब क्वेश्चन पेपर है, तो आपको एक चीज़ सोचने वाली चीज़ है कि आपका जो आंसर होगा कभी भी लार्ज वैल्यू वाला आंसर नहीं होगा। जैसे कि आपको ए ऑप्शन में 2 दिया है, बी ऑप्शन में 3 दिया है और सी ऑप्शन में आपको 5 दिया है और डी में आपको 20 दिया है, तो 90% चांस होगा कि वो आंसर डी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे कैसे सोच सकते हो, 3 ऑप्शन आपको भाई ए बी सी में वैल्यू छोटी ही दी है, तो ऑफकोर्स इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, डी तो हो ही नहीं सकता, तो डी को हटा दो, बचा गया 3 ऑप्शन बचते हैं। अब 3 ऑप्शन के अंदर आपको सोचना है कि भाई इसके अंदर क्या आंसर हो सकता है। अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं, अगर आप वहाँ पे थोड़ी भी स्मार्टनेस लगाते हो तो आप राइट आंसर फाइंड कर लेते हो। जैसे फॉर्मूलाज डाला, फॉर्मूला भी चलो आपका थोड़ा बहुत गलत निकल जाता है, तो भी आप उस आंसर के वैल्यू के थोड़े भी बहुत नियर बाय पहुँच जाते हो, तो आप जो है राइट आंसर फाइंड कर पाते हो। तो कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना, तो उस तरीके से इसे सॉल्व आउट करो। अब मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो भाई प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा जो क्वेश्चन दिया जाता है प्रोग्राम का, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता, उसके ऑप्शंस पढ़े जाते हैं। ऐसे क्यों किया जाता है? ये स्मार्ट अप्रोच है क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए। जस्ट लाइक मुझे क्वेश्चन दे दिया जावा का, अब उसके अंदर प्रोग्राम है, मैं पहले प्रोग्राम नहीं देखूंगा, पहले मैं 4 ऑप्शन देखूंगा। 4 ऑप्शन में लिखा है भाई सेमीकोलन मिसिंग,
मेन फंक्शन नॉट डिफाइंड, या यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करता है, या नन ऑफ द अबव। मैंने 4 ऑप्शन पढ़ लिए, अब मैं फटाफट प्रोग्राम देखना स्टार्ट करूँगा। पहला ऑप्शन था सेमीकोलन नॉट मिसिंग, कोई भी स्टेटमेंट देख लो वहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, मतलब यही राइट ऑप्शन है, क्योंकि सेमीकोलन इज नॉट मिसिंग, और बिना सेमीकोलन के प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये आप तब कर सकते हो जब आपको प्रोग्राम लिखना आता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं तो आप सॉल्व करने चले गए। आपको जो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हैं, प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, फार्मूलाज याद होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग है, आपको जो है वहाँ पर एक प्रोग्राम की एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई मेन फंक्शन क्या करता है, बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम ही रन नहीं हो सकता। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स पता है, प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाने दो, आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई, क्योंकि अगर पहले प्रोग्राम पढ़ोगे और फिर 4 ऑप्शन देखोगे तो प्रोग्राम पढ़ने में आपका टाइम चला गया, और फिर आप 4 ऑप्शन देखोगे और फिर जाओगे प्रोग्राम पढ़ने। तो इससे बेटर है पहले 4 ऑप्शन देखो और फिर प्रोग्राम पढ़ो, तो आपको 4 ऑप्शन दिमाग में याद है कि भाई इन चारों में से कुछ एक है। तो सेमीकोलन भी नहीं था, मेन फंक्शन भी डिफाइंड है, और एक्सेप्शन ये थ्रो नहीं करता, वो तो आपको उसके लॉजिक से समझ में आ जाएगा। तो फिर नीचे डी ऑप्शन था नन ऑफ द अबव, तो वही सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से स्मार्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जो है हर सब्जेक्ट के अंदर ऐसे ही करना है, बेसिक कंसेप्ट उसके समझ के जाओ, आप जो है इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे। अगर वो आपने जो पढ़ा है उसमें से नहीं भी आया तो भी आप रिलेट करके उसको सॉल्व कर लोगे। तो ये थी चौथी इंपॉर्टेंट टिप। अब हम आ जाते हैं 5वीं इंपॉर्टेंट टिप के ऊपर। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो ये है कि जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर उसका आंसर नहीं आ रहा होता है तो वो कुछ भी आंसर को जो है टिक कर देते हैं, क्योंकि मतलब मार्क्स तो कम होने वाली नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ भी करना है इसके लिए कर दो टिक। तो ऐसे बिल्कुल मत करो। आप जो है जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनको कंपेयर करो। आपको वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर उसे थोड़ी देर सोचो, मनन करो, और उसके बाद जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, क्योंकि आपने जो है कॉलेज में, बुक में, ऑनलाइन क्लासेस में कहीं तो पढ़ा होगा, तो आपको अगर वहाँ से थोड़ा भी रिलेट हो जाता है तो आप राइट ऑप्शन को जो है चूज़ कर लोगे। तो 4 ऑप्शंस हैं, तो हमेशा जो है एलिमिनेट करना सीखो कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन है तो भाई ये आंसर नहीं हो सकते, तो अब 2 ऑप्शंस बचते हैं मेरे पास, इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। अगर आप उस तरीके से अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो आप ऑलमोस्ट जो है राइट क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। लेकिन आपने दिमाग पे थोड़ा भी जोर नहीं दिया और डायरेक्टली कह देते हो भाई जय माता दी, ये डी हो गया, अगर ऐसे करोगे तो आप फिर फेल ही होगे। तो वहाँ पे जो है इस दिमाग का थोड़ा यूज़ करो। आपको आंसर नहीं भी पता तो भी उस क्वेश्चन रिलेटेड सोचो, और फिर उसके बाद जो है आप एक आंसर क्या सही हो सकता है उसके ऊपर सोचो। तो आपके पास 1 घंटा है, तो आप ये जो है काम माइंड से जो है एग्ज़ाम दोगे तो ये सोच पाओगे, वरना एकदम डरे हुए या एक्साइटमेंट में जाओगे तो दोनों में ही जो है आप सोच नहीं पाओगे। तो काम रहकर पेपर सॉल्व करना है। 6th इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई आपके सामने जो है 4 ऑप्शंस हैं A B C D, और आपका उसका आंसर ही नहीं पता है क्या होगा। तो उस केस के अंदर पता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो राइट आंसर होता है वो B होता है, क्योंकि ऐसे जो सर्वे किए गए हैं तो उसके अंदर ऐसे प्रूव है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो राइट आंसर होता है वो B होता है। उसके ऐसे राइट होने के चांसेस जो है कुछ 26% ऐसे कुछ होते हैं, 25-26%, और जो C होता है उसके आंसर जो है 23% के आसपास जो है होता है। तो ये जो है एक सर्वे के अंदर बताया गया है। तो अगर आपको लगे कि भाई मुझे अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप B या C दोनों में से किसी को टिक कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट टिप अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं और जिसके अंदर एक ऑप्शन ऐसा आता है ऑल ऑफ द अबव, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो ऑल ऑफ द अबव ही राइट होगा। अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे होगे, आप जहाँ से भी आप प्रिपरेशन करो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से, तो आप ये एक चीज़ नोटिस करोगे कि जहाँ पे भी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आता है तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम वही ऑप्शन राइट होता है। तो आपके सामने अगर ABCD में अगर कहीं D लिख के आ जाता है ऑल ऑफ द अबव, तो वही जो है राइट होगा। अगर आपको पता नहीं कि भाई क्या टिक करूँ, तो आप ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर सकते हो और उसके राइट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस ज़्यादा हैं। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप सभी के साथ जो है मैंने शेयर की कि भाई आप किस तरीके से जो है मतलब राइट आंसर को गैस कर सकते हो और किस तरीके से आप MCQ का जो पेपर होता है उसे सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस होपफुली वीडियो आप सबको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोक दो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दो। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।